बायोलॉजी में देखो अपन जनन तंत्र की बात कर रहे थे। जनन में अपन ने 3 प्रकार से बताया था, लैंगिक, अलैंगिक और कायिक। लैंगिक जनन में अपन ने मनुष्य को लेकर डिस्कस किया, जिसमें लैंगिक जनन के अंदर अपन ने युग्मक निर्माण, निषेचन और भ्रूण का परिवर्धन 3 स्टेप में इसको कंप्लीट किया था। उसके बाद में लैंगिक जनन जो कंप्लीट हुआ, उसी में देखो दूसरा, इसी में लैंगिक जनन जैसे अपन पढ़ते हैं पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन यानी फल और बीज का निर्माण, वो अपन जब पादप वाला पोर्शन डिस्कस करेंगे इसके बाद में, तब उसके साथ में बता दूंगा। जब पुष्प संरचना पढ़ेंगे उसी के साथ में उसको पढ़ा दूंगा। अब दूसरे प्रकार का जो जनन पढ़ा था अपन ने, अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जनन में दूसरा प्रकार जो पढ़ रहे थे अपन, लैंगिक पढ़ लिया था अपन ने। अब अपन जो डिस्कस कर रहे हैं अलैंगिक जनन। अब देखो अलैंगिक जनन भी, जैसे लैंगिक जनन तो अपन ने बताया था उच्च वर्गीय पादप और जंतु, ऐसे ही अलैंगिक जनन होता है निम्न वर्गीय पादप और जंतु। जो सूक्ष्म जीव होते हैं जिनमें जनक एक ही होता है, उनमें अलैंगिक जनन पाया जाता है। अब अलैंगिक जनन में अपन ने बताया एक ही जनक भाग लेता है, युग्मक निर्माण नहीं होता, निषेचन क्रिया नहीं होती, लिंग का निर्धारण नहीं होता, और जो संतति है, कोशिका विभाजन होता है समसूत्री प्रकार का, क्योंकि जनक के समान संतति उत्पन्न होती है तो समान लक्षणों वाली संतति बनती है। अलैंगिक जनन की जो विधियां हैं, अलैंगिक जनन की विधि ये सामान्य विधियां होती हैं जो सूक्ष्म जीवों में मात्राओं में पाया जाता है। अलैंगिक जनन की विधि में पहले डिस्कस कर रहे हैं अपन विभाजन। और जो विभाजन है उसमें एक तो आता है द्विविभाजन, बाइनरी फिजन। द्विविभाजन, और जैसा नाम से आ रहा है द्विविभाजन का मतलब है जो जनक कोशिका है समान रूप से 2 भागों में विभाजित होती है। तो द्विविभाजन का मतलब है अलैंगिक जनन में अपन बता रहे हैं पहली विधि विभाजन के अंदर पहली स्थिति बता रहे हैं द्विविभाजन। इसमें क्या होता है भाई, जनक कोशिका में समसूत्री विभाजन से, जनक कोशिका में समसूत्री विभाजन से 2 संतति कोशिकाओं का निर्माण जो मूल जनक कोशिका होती है उसमें समसूत्री विभाजन से 2 संतति कोशिका बनती हैं जो जनक कोशिका के समान होती है। इसके एग्जाम्पल में जैसे अपन बात करें बैक्टीरिया, और एक बात करें अपन प्रोटोजोआ जैसे अपन ने ले लिया अमीबा। द्विविभाजन में बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ जैसे अमीबा। अब बैक्टीरिया की बात कर लें, बैक्टीरिया की जो कोशिका होती है, बैक्टीरिया की कोशिका में जो केंद्रक होता है जो कि 2n स्थिति में, और ये कोशिका द्रव्य। अब बैक्टीरिया में जो केंद्रक होता है वो अपन ने कैसा बताया था भाई, प्रोकैरियोटिक केंद्रक। तो इसमें केंद्रक झिल्ली तो होती नहीं है, बस ये सघन जीव द्रव्य होता है जो कोशिका द्रव्य से डिफरेंट नजर आता है। अब जब इसमें द्विविभाजन होता है तो क्या होगा कि सबसे पहले केंद्रक का दीर्घीकरण होगा, और केंद्रक के दीर्घीकरण होने का मतलब है ये जो केंद्रक है ये डंबल आकार का हो जाता है। दीर्घीकरण से केंद्रक किस आकार का हो जाता है भाई, डंबल आकार का हो जाता है। इसका जो केंद्रक द्रव्य है वो डंबल आकार में बन जाता है, और फिर ये बन जाते हैं 2 पुत्री केंद्रक। ये जो एक केंद्रक है ना डंबल आकार का, ये पुत्री केंद्रक, और साथ में जो इसकी
कोशिका झिल्ली है, क्योंकि जीवाणु में कोशिका भित्ति बताई जाती है मोनेरा वर्ग में। इसमें अब इसके बाद में जैसे ये होता है उसी प्रकार से कोशिका झिल्ली के अंतर्वलन से, यानी अब इसमें बनेगी नई कोशिका, वो कोशिका द्रव्य का जो विभाजन होगा, तो जो केंद्रक है, केंद्रक द्रव्य वो तो दो समान भागों में बट गया, केंद्रक द्रव्य दो समान भागों में बट गया, और अब इसमें निर्मित होती है, यानी अभिभाजन होता है किसका भाई, कोशिका द्रव्य का। अब कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, जैसे ही कोशिका द्रव्य विभाजन पूरा होता है, ये दो नई कोशिका बन जाती हैं, दो नई कोशिका बन जाती है, और ये जो दोनों नई कोशिका बनती है ना, ये जनक के हूबहू समान होती है। ये जो दो नई कोशिका बनती हैं ये जनक के हूबहू समान कोशिका बन जाती है। तो ये हुआ द्विभाजन, यानी एक जनक कोशिका दो समान पुत्री कोशिकाओं में बढ़ती है जो जनक के हूबहू समान होती है। इसी प्रकार से एक बोला जाता है बहुविभाजन। बहुविभाजन केंद्रक के बार बार विभाजन से, केंद्रक के बार बार विभाजन से अनेक पुत्री केंद्रक का निर्माण, अनेक पुत्री केंद्रक का निर्माण, और प्रत्येक पुत्री केंद्रक के चारों ओर, प्रत्येक पुत्री केंद्रक के चारों ओर कोशिका द्रव्य वितरण से अनेक कोशिकाओं का निर्माण। और प्रत्येक कोशिका से नए जीव, प्रत्येक कोशिका नए जीव में परिवर्तित, प्रत्येक कोशिका नए जीव में परिवर्तित होती है, नए जीव में परिवर्तित होती है। इसी में एक एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे एक तो प्लाज्मोडियम, प्रोटोजोआ वर्ग में जो प्लाज्मोडियम होता है ना, जैसे अपन इसे बताते हैं मलेरिया रोग का कारक। प्लाज्मोडियम जो है मलेरिया रोग का प्रोटोजोआ कारक है, ये मलेरिया रोग का कारक है। और प्लाज्मोडियम दो परपोषी में अपना जीवन चक्र पूरा करता है, एक तो मच्छर, मादा एनोफिलीज मच्छर, और एक मनुष्य। ये जो प्लाज्मोडियम है, जब इसकी संक्रामक अवस्था बनती है, हमारे जब मच्छर अपने को काटता है, स्पोरोजोइट जो होते हैं अपने मच्छर की लार में, जो स्पोरोजोइट होते हैं वो बीजाणु रूप में होते हैं, और वो जो स्पोरोजोइट बनते हैं ना, वो प्लाज्मोडियम कोशिका, क्योंकि एक कोशिकीय जीव है, उसके बार बार विभाजन से बनते हैं। तो प्लाज्मोडियम जो मलेरिया रोग का कारक है, इसमें एक कोशिका में अनेक पुत्री केंद्रक बनते हैं, और ये जो पुत्री केंद्रक है ना, इनके चारों ओर कोशिका द्रव्य का वितरण, तो अनेक पुत्री केंद्रक बन जाते हैं। और कोशिका झिल्ली के हटने पर ये जो पुत्री केंद्रक है ना, ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं भाई, मुक्त हो जाते हैं। तो अनेक पुत्री केंद्रक बनते हैं, इनके चारों ओर कोशिका द्रव्य का बनना, तो अनेक कोशिकाएं बन गई, और ये जो कोशिकाएं बनती है ना, ये मुक्त होकर नया जीव बनाती हैं। इस प्रकार की स्थिति अमीबा प्रतिकूल परिस्थितियों में,
अमीबा प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने जीवद्रव्य के चारों ओर, अमीबा तो एक कोशिकीय जीव है, अमीबा में प्रतिकूल परिस्थितियों में जो इसकी एक कोशिका है उसके चारों ओर त्रिस्तरीय आवरण बन जाता है, इसके चारों ओर त्रिस्तरीय आवरण बन जाता है। और ये जो त्रिस्तरीय आवरण बनता है ना, इसको नाम दिया जाता है सिस्ट, पुटी जिसको बोलेंगे अपन। तो अमीबा की जो कोशिका है उसके चारों ओर ये सिस्ट आवरण बनता है और इसका जो केंद्रक है वो कोशिका के अंदर, अमीबा का जो केंद्रक है वो कोशिका के अंदर बार बार विभाजित होकर अनेक पुत्री केंद्रक का निर्माण करता है। तो ये प्रतिकूल परिस्थितियों में जो अमीबा की स्थिति बनती है सिस्ट, उसमें कोशिका के अंदर अनेक पुत्री केंद्रक होते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में इस सिस्ट के पुटी के हट जाने से, इस त्रिस्तरीय आवरण के हट जाने से ये सारे के सारे पुत्री केंद्रक मुक्त होकर नया जीव बनाते हैं। तो इस तरह की जो विधि आती है दूसरी, वो अपन ने नाम दिया है बहुविभाजन। तो एक तो बताया द्विविभाजन और एक बताया अपन ने बहुविभाजन, अनेक त्रिकेंद्रक का निर्माण। दूसरी विधि बता रहा हूं मैं, खंडन या विखंडन, फ्रेगमेंटेशन, खंडन। जनक जीव का यांत्रिक रूप से अनेक खंडों में विभक्त हो जाना, अनेक खंडों में विभक्त हो जाना। यानी जो जनक जीव है वो यांत्रिक रूप से, यानी जैसे चोट लगी, दुर्घटना जिसको अपन बोले, अनेक कारणों से, बल वगैरह से, उसकी वजह से वो अनेक खंडों में टूट जाता है। और ये प्रत्येक खंड है ना, वो क्या बना लेते हैं भाई, प्रत्येक खंड नया जीव बन जाता है। इसके एग्जाम्पल में जैसे मैं बता रहा हूँ हाइड्रा, और ये जो खंडन वाला जो पाया जाता है हाइड्रा, तो उसको नाम दिया जाता है अमर जीव। यानी हाइड्रा को अगर अनेक खंडों में काट दिया जाए तो हाइड्रा का प्रत्येक खंड एक नया जीव बन जाएगा। तो कैसा जीव हो गया, वो अमर जीव हो गया। इस तरह से तो खंडन विधि, यांत्रिक रूप से जीव का अनेक खंडों में टूट जाना और प्रत्येक खंड से नया जीव बन जाना, वो खंडन विधि है। एक नाम आता है मुकुलन विधि, बडिंग मेथड। अब देखो मुकुलन विधि में क्या होता है, जैसे इसमें हाइड्रा या अपन एग्जांपल ले लेते हैं। हाइड्रा जो कि सिलेंड्रेटा वर्ग का सदस्य है, हाइड्रा में इसके शीर्ष पर जो बड़ा छिद्र पाया जाता है ऑस्टियोकुलम, और यहाँ पाई जाती है इसमें स्पर्शक कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये किसी आधार से जैसे स्थिर है। अब जब जनन के दौरान हाइड्रा का जो मूल जीव है ना, ये हो गया मूल हाइड्रा के शरीर पर बड यानी कलिका, मुकुल रूप में संरचना बनती है। और ये मुकुल रूप में जो संरचना बनती है, मूल हाइड्रा का केंद्रक विभाजित होकर, समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर एक पुत्री केंद्रक किसके अंदर चला जाता है, बड के अंदर। इस जो ये बना मुकुल उसके अंदर चला जाता है। और जब ये इस मुकुल में मूल हाइड्रा के समान वृद्धि हो जाती है, ये जो मुकुल है ना, जब इस मुकुल में मूल हाइड्रा के समान वृद्धि हो जाती है, जैसे ये तो हो गया मूल हाइड्रा जिसपे स्पर्शक पाए जा रहे हैं, ये छिद्र बड़ा ऑस्कुलम। और अब इस पर जो मुकुल बना, उस मुकुल पर भी जब स्पर्शक विकसित हो गए और ये विकसित हो गया, तो यहाँ से ये खंडित होकर ये मूल हाइड्रा से खंडित हो जाता है, इससे पृथक हो जाता है और पृथक होकर नया जीव बना लेता है, पृथक होकर नया हाइड्रा बन जाता है। तो ये जो विधि बताई अपन ने मुकुलन विधि,
जो बहिर्मुकुलन हो गया, ये बहिर्वलमुकुलन जो आ गया, शरीर से बाहर की तरफ मुकुल बनता है और ये मुकुल जो बनता है वो नए जीव के अंदर डेवलप होता है। तो इस तरह से अलैंगिक जनन की सामान्य विधियां आती हैं, जिसमें अपन ने बताया विभाजन, द्विभाजन, बहुविभाजन, विखंडन और एक बताया अपन ने मुकुलन जो नाम दिया था। इसी प्रकार से निम्न वर्गीय पादपों में भी अलैंगिक जनन बताया जाता है इसी प्रकार से, जैसे कवक हुए, शैवाल हुए, इनके आधार। और तीसरे प्रकार का बताया अपन ने कायिक जनन, तो वो चीज़ अपन डिस्कस कर लेंगे पादपों के साथ। फिलहाल अपन ने जंतु के लिए जो लिए। अब इसी जनन वाले टॉपिक के साथ में एक छोटा पॉइंट और जुड़ा हुआ है साथ में, उसको थोड़ा बहुत अपन ने डिस्कस कर लिया था और कर लेते हैं उसमें। ये तो बताया अलैंगिक जनन की विधियाँ अपन ने। अब इसी में जो पॉइंट जोड़ रखा है, एक तो जनन में हार्मोन की भूमिका, जनन में हार्मोन्स की भूमिका, और एक जननिक स्वास्थ्य। जनन में हार्मोन की भूमिका और एक साथ में दिया हुआ भाई जननिक स्वास्थ्य। जनन में हार्मोन की भूमिका, जननिक स्वास्थ्य। अब देखो इसमें जनन में हार्मोन की भूमिका, हार्मोन वाला जो चैप्टर अपन ने पढ़ा, हार्मोन के चैप्टर में जो हार्मोन जनन क्रियाओं को प्रभावित करते हैं, उसमें सबसे पहले मैं बता रहा हूं आपको, अपन एक हार्मोन बताया था GTH, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है। और यह हार्मोन किससे बताया था बताओ? पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली, एडिनोहाइपोफाइसिस से बताई थी कि अग्रपाली या अग्रपिंडक से, अग्रपाली से स्रावित होता है। यह हार्मोन पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली से स्रावित होता है। कौन सा? GTH। और इस GTH में होते हैं टू टाइप होता है, दो तरह से अपन ने बताया था। एक तो बताया था अपन ने FSH या ICSH, और एक बताया था अपन ने LH। बताओ क्या क्या बताया था? FSH, और एक बताया था अपन ने ICSH, और एक बताया था अपन ने LH। इसमें से जो FSH या ICH जो अपन ने लिखा है ऊपर, इसका नाम क्या बताया था अपन ने? FSH का फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ICHS इंटेस्टियल सेल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब ध्यान दो, यहाँ पर जो FSH मैंने बताया फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एक इसी के साथ में लिखा है ICSH। इन दो अपने जो जनन ग्रंथियां है ना, नर जनन ग्रंथि बताई अपन ने वृषण, मादा जनन ग्रंथि बताई अपन ने अंडाशय, टेस्टिज और ओवेरी। नर जनन ग्रंथि में दो तरह से काम होता है, एक तो शुक्राणु निर्माण, शुक्र जनन प्रोसेस जो अपन ने बताया था शुक्र जनन कोशिकाओं के द्वारा, और एक काम होता है उसमें नर जनन हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का निर्माण। शुक्र जनन जो नलिकाएं हैं उनमें अपन ने बताया था उनकी जनन उपकला में शुक्र जनन कोशिकाएं, एक बताई थी सर्टोली कोशिकाएं, और शुक्र जनन कोशिकाओं के बीच में धसी हुई पाई जाती है अंतराली कोशिकाएं। अंतराली कोशिकाएं इंटेस्टियल्स जो सेल्स होती हैं, अंतराली कोशिकाएं।
तो FSH तो ये इंटरेस्टियल सेल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या हुआ, जो जनन उपकला की अंतराली कोशिकाओं को प्रेरित करते हैं। अंतराली कोशिकाएं जो पाई जाती हैं शुक्रजनन कोशिकाओं के बीच में, अपन ने बताया था वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव कराती हैं। तो बताओ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव करने वाली कोशिकाएं कौन सी हैं? अंतराली कोशिकाएं। अंतराली कोशिकाओं को हार्मोन बनाने के लिए प्रेरित कौन करता है? ICSH। और ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होगा, यौवन अवस्था का प्रारंभ, किशोर अवस्था जो अपन बोलते हैं, किशोर अवस्था से यौवन अवस्था का प्रारंभ, उस दौरान हमारे लैंगिक अंगों में जो परिवर्तन आता है, जननांगों का पूर्ण विकास होता है, व्यक्ति नर जो है वो जननक्षम बनता है, शुक्रजनन प्रक्रिया प्रारंभ होती है। और इसी प्रकार से जो सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर हैं, दाढ़ी मूंछ का आना, आवाज़ भारी होना, इन सब का विकास होता है। तो जननांगों का विकास, दाढ़ी मूंछ का आना, ये सारा जो सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर हैं वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कंट्रोल कर रहा है। और वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित हो रहा है अंतराली कोशिकाओं से। अंतराली कोशिकाओं को प्रेरित कौन कर रहा है? ICSH। अब इसी से मिलता जुलता काम है FSH, फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, पुटक प्रेरक हार्मोन। फॉलिक्यूलर ये तो हो गया अंतराली कोशिका प्रेरक हार्मोन, और ये हो गया पुटक प्रेरक हार्मोन। फॉलिकल अपन ने क्या बताए थे? अपन ने बताए थे अंड जनन के दौरान जो प्राइमरी oocyte बनता है, प्राथमिक जो अंडक बनता है, उसके चारों ओर ग्रेनुला सेल्स की परत बनती है। पहले बनता है प्राइमरी फॉलिकल, फिर सेकेंडरी फॉलिकल, और सेकेंडरी फॉलिकल कन्वर्ट होता है थर्ड फॉलिकल, तृतीयक पुटिका में। और तृतीयक पुटिका के निर्माण तक प्राइमरी oocyte से फिर अंदर बन जाता है सेकेंडरी oocyte, और तृतीयक पुटिका सेकेंडरी oocyte को अंडवाहिनी में निष्कासित करती है, जिसको अपन ने नाम दिया था अंडोत्सर्ग क्रिया। तो पुटक कोशिकाएं जो होती है ना, वो पुटक कोशिकाएं एस्ट्रोजन हार्मोन को स्रावित करती है। मादा जनन हार्मोन एस्ट्रोजन हार्मोन को स्रावित करती हैं। और एस्ट्रोजन हार्मोन वही काम करता है जो नर में काम कर रहा है, टेस्टोस्टेरोन। एस्ट्रोजन हार्मोन मादा के लैंगिक लक्षणों का विकास करता है, स्तनों की वृद्धि कराता है, जननांगों को विकसित करता है, और रज चक्र का प्रारंभ करता है। और अब जो यानी उसमें जो सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर है मादा के अंदर, वो एस्ट्रोजन द्वारा नियंत्रित हो रहे हैं, और रज चक्र का नियमन वो कर रहा है। रज चक्र है जो क्रिया शुरू होती है रजोदर्शन क्रिया का मतलब है 12 से 13 वर्ष की आयु जब हो जाती है महिला की, तब उसमें अंडोत्सर्ग क्रिया प्रारंभ होती है। तो प्रथम बार अंडोत्सर्ग क्रिया जो 12 से 13 वर्ष की आयु में प्रारंभ होती है, उसको कहते हैं रजोदर्शन। और 45 से 50 वर्ष की आयु में ये क्रिया बंद हो जाती है, उसको नाम देते हैं रजोनिवर्ती। इस तरह से 2 शब्द आते हैं। तो रजोदर्शन जो होगा, अब थर्ड जो पुटिका है उनके विखंडित होने से जो सेकेंडरी oocyte है वो अंडवाहिनी में निष्कासित होता है फैलोपियन ट्यूब में, और जो तृतीयक पुटिकाएं जो क्षतिग्रस्त हुई हैं वो बनती हैं कार्पस ल्यूटियम। किसमें परिवर्तित होती हैं? कार्पस ल्यूटियम संरचना बनती है, जिसको ग्रंथि भी बोलते हैं अपन। और कार्पस ल्यूटियम से स्रावित होता है प्रोजेस्टेरोन। अब देखो इसमें जनन से संबंधित हार्मोन में नाम आ गया, एक तो नर में आ गया टेस्टोस्टेरोन, मादा में अभी मैंने 2 नाम बोल दिए हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन वृषण ग्रंथि की अंतराली कोशिकाओं से स्रावित होता है। अंतराली कोशिकाओं को प्रेरित करने के लिए पाया जाता है ICSH हार्मोन, और ICSH जो हार्मोन है वो स्रावित होता है पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली से। और मादा के अंदर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव करने के लिए फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है FSH। ये फॉलिकल निर्माण को प्रेरित करता है। फॉलिकल से एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होता है। एस्ट्रोजन हार्मोन मादा के गौण लैंगिक लक्षणों का विकास करता है। ये दोनों का काम हुआ। और जब अंडोत्सर्ग क्रिया प्रारंभ हो जाती है, रजोदर्शन शुरू हो जाता है, उसके बाद में यानी मादा जनन सक्षम हो गई है, तो अब कार्पस ल्यूटियम थर्ड वेंट्रिकल जैसे खंडित होती है, वो कार्पस ल्यूटियम में रूपांतरित होती है। कार्पस ल्यूटियम से स्रावित होता है प्रोजेस्टेरोन, तीसरा हार्मोन।
और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन गर्भावस्था बनाने को प्रेरित करता है, गर्भाशय की एंड्रोमेट्रियम को निषेचित अंडाणु को लेने के लिए प्रेरित करता है। ये सारे पॉइंट अपन ने डिस्कस कर लिए थे जनन में। निषेचित होने के बाद में अंडाणु गर्भाशय में जाएगा और गर्भाशय की एंड्रोमेट्रियम जो सबसे आंतरिक परत होती है उसमें जाकर वो अंतः स्थापित होता है, जिसको अपन ने नाम दिया था आरोहण, जो कि अपन ने बताया था ब्लास्टुला स्टेज में जाकर वो आरोहण क्रिया शुरू होती है, मोरुला में पहुंचता है, ब्लास्टुला में आरोहण क्रिया शुरू होती है। तो गर्भावस्था को बनाए रखना है, गर्भावस्था को प्रेरित करने वाला हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन। तो कार्पस ल्यूटियम बनेगी और कार्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित होगा जो गर्भावस्था को कंट्रोल करेगा। अगर गर्भधारण क्रिया नहीं हुई है, अगर गर्भधारण क्रिया नहीं हुई है तो ऐसी स्थिति में कार्पस ल्यूटियम हट जाती है, हो जाता है वापस से, वो गर्भाशय की एंड्रोमेट्रियम हट जाती है, जिसको कहते हैं कि अपन वापस से रज चक्र का आना। रज चक्र वापस से आएगा तो फिर वापस वही प्रोसेस चलता है। इसी प्रकार से हार्मोन उसी क्रम में स्रावित होते हैं, इस तरह से नाम देते हैं। तो मादा के जनन हार्मोन के स्रावित होने का क्रम होता है एफएसएच, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। एफएसएच से एस्ट्रोजन सक्रिय होगा, एस्ट्रोजन से फिर कार्पस ल्यूटियम यानी वो फॉलिकल सेल से कार्पस ल्यूटियम, फिर प्रोजेस्टेरोन आएगा जो गर्भावस्था तक काम करेगा। इस तरह से हार्मोन होते हैं। अब इसमें जो अपने हार्मोन वाले जो काम बताए, तो यहाँ हार्मोन की जो भूमिका है ना जनन में, हार्मोन की भूमिका और जननिक स्वास्थ्य, तो ये हार्मोन अपन ने बता दिए थे, वहां मैंने लिखवा भी दिया था पूरा काम वापस से। अब यहीं उन्हीं काम को मैं एक बार नोट करवा देता हूं वापस से। एफएसएच, फॉलिकल, इसको पुटिक बोलते हैं, फॉलिकल सेल्स को प्रेरित कर एस्ट्रोजन का स्राव कराता है, एस्ट्रोजन का स्राव कराता है, यानी एस्ट्रोजन स्रावित होता है। और ये एस्ट्रोजन जो होगा मादा जननांगों का विकास, रज चक्र का नियमन, व स्तनों का विकास प्रेरित करता है। तो एस्ट्रोजन मादा जननांगों का विकास करता है, रज चक्र का नियमन करता है और स्तनों का विकास प्रेरित करता है। एस्ट्रोजन जो हार्मोन कर रहा है। अब जो बताया दूसरा अपन ने प्रोजेस्टेरोन, तृतीयक पुटिका, तृतीयक पुटिकाओं के खंडन से तृतीयक पुटिकाओं के खंडन से सेकेंडरी ओसाइट अंडवाहिनी में, सेकेंडरी ओसाइट अंडवाहिनी में मुक्त होता है तथा तृतीयक पुटिका सेल्स से कार्पस ल्यूटियम निर्माण होता है, कार्पस ल्यूटियम निर्माण होता है। जब ये प्रोसेस हुआ तो अब किसका निर्माण हो गया? अभी कार्पस ल्यूटियम का, तृतीयक पुटिकाओं के खंडित होने से कार्पस ल्यूटियम निर्माण होता है। और ये जो कार्पस ल्यूटियम है ना, इससे कार्पस ल्यूटियम से किसका स्राव होता है? अभी प्रोजेस्टेरोन का।
का स्राव होता है, प्रोजेस्टेरॉन का स्राव होता है। और प्रोजेस्टेरॉन गर्भधारण को प्रेरित करता है। यह गर्भावस्था के दौरान कार्य करता है। ये प्रोजेस्टेरॉन का कार्य होता है। तो ये तो ये मादा जनन हार्मोन की जो अपन बात करते हैं, तो जनन में हार्मोन की भूमिका जो अपन ने इसमें ली। एक देखो, जब शिशु के जन्म के समय, शिशु के जन्म के समय नष्ट होते प्लेसेंटा से रिलैक्सिन का स्राव होता है। रिलैक्सिन का स्राव होता है जब शिशु का जन्म होता है ना, तो प्लेसेंटा जो जिसके माध्यम से शिशु का पोषण होता है, माता का रुधिर शिशु में जाता है, उस नष्ट होते प्लेसेंटा से रिलैक्सिन का स्राव होता है। और ये जो रिलैक्सिन है, रिलैक्सिन प्यूबिक सिम्फायसिस संधि को शिथिल करता है, जिससे शिशु का जन्म आसानी से होता है, जिससे प्रसव क्रिया आसानी से हो पाती है, आसानी से होती है। तो रिलैक्सिन ये भी जनन में, जैसे अपन ने बताया रोल भाई, रिलैक्सिन नष्ट होते प्लेसेंटा से खंडित हो रहा है, तो एक तरह से प्लेसेंटा जो है ना, वो भी अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह कार्य करता है। और इससे जो रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, वो हार्मोन जो है वो शिशु के जन्म के समय गर्भाशय गिरवा को खोलता है, साथ में प्यूबिक सिम्फायसिस जो संधि है, श्रोणि मेखला की संधि, उसको लूज करता है, शिथिल करता है, जिससे शिशु प्रसव क्रिया आसान हो जाती है। वो रिलैक्सिन हार्मोन आ जाता है। ये स्थिति जो आती है, तो ये जो अपन ने बताया FSH का, ये लेकर जो हार्मोन का काम कर रहा है, तो ये क्रम से जो हार्मोन काम करते हैं, तो FSH पहले, फिर एस्ट्रोजन, फिर प्रोजेस्टेरॉन, और शिशु के जन्म के समय रिलैक्सिन हार्मोन। जो एक बताया अपन ने एस्ट्रोजन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन जो कार्य करता है, वो काम कब कर रहा है भाई? जैसे ही मादा में बताए, नर के अंदर अपन पढ़ते हैं कौन सा भाई? टेस्टोस्टेरोन, अंतराली कोशिकाओं को जो प्रेरित करता है। तो यहां मैं बता रहा हूं ICSH हार्मोन वृषण ग्रंथि की अंतराली कोशिकाओं को प्रेरित करता है। और ये जो अंतराली सेल्स हैं, लीडिंग सेल्स हैं, अंतराली सेल्स से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण होता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण होता है अंतराली कोशिकाओं से। और टेस्टोस्टेरोन क्या काम करेगा भी? नर के लैंगिक लक्षणों का विकास, उसको जनन सक्षम बनाना, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का विकास। तो किशोर अवस्था जो है, यानी युवावस्था का प्रारंभ किशोर अवस्था से युवावस्था तक के दौरान, इस दौरान जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर हैं, वो सारे के सारे किसके द्वारा डेवलप होंगे? नर में टेस्टोस्टेरोन और मादा में एस्ट्रोजन। इस तरह से ही काम करते हैं। अब
ये जो अपन ने बताया जनन में हार्मोन की भूमिका, इसके बाद में एक पॉइंट जो है इसी में जननिक स्वास्थ्य। जननिक स्वास्थ्य, आप जननिक स्वास्थ्य में वो सारे चीजें शामिल हैं जो एक जनक यानी माता पिता के स्वास्थ्य से संबंधित है, उसके जीवन से संबंधित है। अब जननिक स्वास्थ्य की बात करें तो एक तो इसमें आता है भी अपने जो नर में नरजनांग और मादा में मादा जनांगों का की स्वच्छता और उनकी देखभाल। दूसरा जो मेन इसमें जब देखें तो जो दूसरी बात है वो ये, क्योंकि अपने यहाँ इंडिया के अंदर सेक्सुअल जो एजुकेशन है उसको कम महत्व दिया जाता है, चाहे वो संस्कार नीतिगत बात करें भी किस तरह से भी लें उसको। युवाओं को जब तक सेक्सुअल एजुकेशन का ज्ञान नहीं होगा वो इन चीज़ों के बारे में प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पाते हैं। तो एक तो इसमें गवर्नमेंट के द्वारा तेजी से बढ़ती हुई आबादी को कंट्रोल करने के लिए जो परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया गया। परिवार नियोजन कार्यक्रम के तहत अनेक प्रकार की विधियां जो बताई गई हैं उनका विज्ञापन के थ्रू या पत्रिकाओं के थ्रू, समाचार पत्रों के थ्रू जानकारियां दी जाती हैं। इसके अलावा आजकल हॉस्पिटल में जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं वहां पर आशा सहयोगिनियां जो होती हैं या आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, इनके माध्यम से महिलाओं को जागरूक किया जाता है इन चीज़ों के प्रति। और मीडिया, सोशल मीडिया या ये कहें कि टेलीविज़न वगैरह, इनके माध्यम से भी इन चीज़ों को काफ़ी प्रसारित किया जा रहा है। इन्हीं के माध्यम से आजकल जो टेलीविज़न पे कई मूवीज़ भी बनती हैं इन्हीं मुद्दों को उठाने के लिए। तो बहुत सारी ये जो है वो सब का सब है सेक्सुअल एजुकेशन, जिससे जो बच्चे हैं, क्योंकि बच्चे माँ बाप से बहुत सारी चीज़ें अपनी शेयर नहीं कर पा रहे हैं, उस अवस्था में स्टार्टिंग में जब उनमें जो होते हैं उनको पूरा उन चीज़ों के बारे में जानकारी देना ज़रूरी होता है। वो है सेक्सुअल एजुकेशन। और किस तरह से इनसे जनन से होने वाले रोगों या अनेक प्रकार की बीमारियों से बचा जा सकता है, वो सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। अब जननिक स्वास्थ्य में जो मेन जो है परिवार नियोजन वाली स्थिति हुई कि परिवार नियोजन अपनाकर हम देश की बढ़ती हुई आबादी को रोकें। बढ़ती हुई आबादी रुकेगी तो डेफिनेटली बेरोजगारी की समस्या मूल रूप से समाप्त होगी। जो अपन बेवजह हल्ला करते रहते हैं ना, गवर्नमेंट के करने से कुछ नहीं होगा, चाहे वो कोई सी गवर्नमेंट आओ, चाहे बीजेपी आओ, चाहे कांग्रेस आओ, कोई भी आओ। ये जो चीज़ होती है वो छोटे लेवल पर इनका सुधार होना जरूरी होता है। उसके लिए ज़रूरी है कि शिक्षा को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। शिक्षा बढ़ेगी तो हम अपने आने वाले फ्यूचर के बारे में खुद डिसीजन लेंगे, प्रॉपर डिसीजन लेंगे, और हम अपनी जो इनकम है उसके अनुसार अपने सारे आगे के प्लान करते हैं, वो चीज़ें रहती हैं। तो अब ये शिक्षा की कमी तो थी, जैसे हम सब गांव से अगर बिलोंग करते हैं तो अपन देखें शिक्षा की तो कमी है कि वहाँ पर बस एक व्यक्ति जो खेत में वो कमाई कर रहा है और परिवार नियोजन को अपना नहीं रहा है। और ऐसी स्थिति में और शिक्षा की कमी है कि बेटे को प्राथमिकता देना, बेटे की चाह, ये भी तो शिक्षा की कमी है। और ये सारी चीज़ें धीरे धीरे जो समाप्त हो रही हैं। अभी जो केंद्र सरकार ने जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है जो शुरू किया था पिछले 5-6 वर्ष से, जो ये अभियान चल रहा है, अभी ये तो नहीं कहेंगे कि बहुत ज़्यादा सुधार हो चुका है, लेकिन इन अभियान से बहुत फर्क आया है। जो लिंग अनुपात है वो काफ़ी सुधर गया है, 519 से 531 पहुंच चुका है 3 साल के अंदर। 919 से 931 तक आ चुका है, लिंगानुपात में सुधार हुआ है। तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे सुधर रही हैं। और अभी थोड़े दिन पहले अपने राजस्थान पत्रिका ने सर्वे कराया था, तो उसमें भी आजकल मतलब कि 49 पेरेंट्स ने गर्ल्स चाइल्ड को महत्वता दी है, सिंगल गर्ल चाइल्ड या डबल गर्ल चाइल्ड, उनको भी वो महत्व दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें सुधार होना जरूरी है। तो इसमें जो परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिए अंतर्गत ये जो चीज़ें विधियाँ आती हैं, उसमें देखो जनसंख्या वृद्धि रोग में परिवार नियोजन के लिए, अब परिवार नियोजन में परिवार नियोजन की जो विधियां हैं, परिवार नियोजन की विधियां
परिवार नियोजन की विधियां। उसमें सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं प्राकृतिक विधि, नेचुरल मेथड। अब प्राकृतिक विधि में ये है कि हम बिना कोई और बाहरी उपाय किए महिला को गर्भधारण से रोकने की विधियां, बिना किसी बाह्य उपाय के महिला को गर्भधारण से रोकना, वो आ जाता है प्राकृतिक विधि में। अब उसमें एक तो ये है, इसमें देखो एक तो बता रहा हूं मैं सुरक्षित अवधि, अपने बताया था रज चक्र अपने बताया था 28 से 30 दिन के अंतराल पर महिला में जो रज चक्र होता है वो है सेकेंडरी oocyte का अंडोत्सर्ग क्रिया। जो अपने बताया सेकेंडरी oocyte अंडाशय से अंडवाहिनी में मुक्त किया जाता है तृतीयक पुट्टिकाओं द्वारा भी, जो अपन ने बोला था, और अंडाशय में कार्पस ल्यूटियम का प्रेरण हो जाता है। अंडाणु जो सेकेंडरी oocyte अंडवाहिनी में आ जाता है, उसके बाद में निषेचन तक, वो निषेचन के बाद में उसमें निषेचन के दौरान जब निषेचन होता है उस दौरान उसमें अंडाणु का विकास होता है। अब रज चक्र के 14वें दिन सेकेंडरी oocyte अंडाणु में परिवर्तित होता है। तो ये बताया जाता है कि सुरक्षित जो अवधि है कि भाई जब अंडाणु परिवर्तित हो जाएगा, अब अंडाणु परिवर्तित होकर उस अंडवाहिनी में सक्रिय रहेगा, जो अंडवाहिनी फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला पार्ट में निषेचन क्रिया बताते हैं, कुंडलित जो पार्ट होता है कीपक के बाद में। तो 14वें से 21वें दिन तक बोला जाता है कि वो सक्रिय रूप में मौजूद रहता है। कहाँ पर? एम्पुला के अंदर। उस दौरान अगर सेक्स करने से बचा जाए या लैंगिक संसर्ग से बचा जाए तो यानी शुक्राणु अंडाणु पर नहीं पहुंचेंगे। ऐसी स्थिति में जो गर्भधारण है उससे बच सकते हैं। तो सुरक्षित अवधि कौन सी हो गई? ये काउंट की जाती है भाई रज चक्र के 10वें से 17वें दिन के मध्य। ये वो अवधि है जब निषेचन की प्रबल संभावना रहती है। तो ये मैंने देखो टाइम जो लिखवाया था उसमें जो 14वें से 21वें दिन, क्योंकि एक्चुअल अंडाणु परिवर्तन 14वें दिन ही होता है, लेकिन उससे पहले अंडाणु परिवर्तन आ जाए तो 10वें से 17वें, क्योंकि अंडाणु परिवर्तित अगर 10वें दिन हुआ तो यहाँ तक सक्रिय रहेगा, 14वें दिन परिवर्तित हुआ तो 21वें दिन तक सक्रिय रहेगा। तो क्योंकि ये जनरली ये पॉइंट आता है, बुक्स में भी 2-3 जगह दे रखा है, बाकी ये भी अपन जैसे पढ़ते हैं जो साइट वगैरह पे पढ़ते हैं तो ये मान दोनों लिखे आ जाते हैं। बाकी मेन चीज़ ध्यान रखना 10वें से 17वां सुरक्षित अवधि मानी जाती है निषेचन क्रिया को रोकने के लिए। तो सुरक्षित अवधि है रज चक्र की 10वें से 17वें दिन के मध्य निषेचन क्रिया रोकना। इस अवधि में अगर लैंगिक संपर्क नहीं किया जाता है तो ऐसी स्थिति में शुक्राणु को अंडाणु के पास पहुंचने से रोका जा सकता है। दूसरा है प्राकृतिक विधि में, दूसरी बता रहा हूं मैं, त्याग विधि। और त्याग विधि क्या है भाई? लैंगिक संसर्ग के दौरान नर द्वारा सीमन को बाहर त्यागना। यानी लैंगिक संपर्क जब हो रहा है, लैंगिक संसर्ग जो हो रहा है उस दौरान सीमन को मादा की योनि में नहीं छोड़ना, बल्कि सीमन को सेक्सुअल लैंगिक संसर्ग के बाद में योनि से बाहर ही त्याग देना, योनि से बाहर निकालकर लिंग को और बाहर छोड़ देना। तो ऐसी स्थिति में शुक्राणु योनि में प्रवेश नहीं करेंगे, गर्भाशय में या अंडवाहिनी तक नहीं पहुंचेंगे। तो ये है त्याग विधि। ये क्योंकि नेचुरल मेथड है, इस तरह से अपन जो
शुक्राणुओं को अंडाणु के पास जाने से रोक रहे हैं या निषेचन क्रिया को रोक रहे हैं। और एक देखो बताया जाता है, एक वर्ड आता है, चलो बता देता हूं, प्रसव क्रिया के बाद जब शिशु का जन्म होता है, महिला गर्भधारण करती है और उसका जब शिशु का जन्म होता है तो वो प्रसव क्रिया हो गई। प्रसव क्रिया के बाद 6 माह तक महिला द्वारा शिशु को स्तनपान कराने से रजत चक्र क्रिया रुकी रहती है। तो लेकिन ये केवल और केवल इस ड्यूरेशन तक के लिए ही रहता है, अधिकतम 6 माह तक। जब इस दौरान केवल शिशु माता का दूध ग्रहण करता है तो रजत चक्र स्वाभाविक रूप से रुका रहता है, अंडोत्सर्ग क्रिया रुकी रहती है। तो ये भी एक क्या है, सुरक्षित टाइम ही रहता है, लेकिन ये समय केवल और केवल गर्भधारण के 6 माह बाद तक रहता है। तो ये अपन एक बताया नेचुरल मेथड, प्राकृतिक विधि परिवार नियोजन की, तो इसमें सुरक्षित अवधि, त्याग विधि और प्रसव क्रिया के बाद स्तनपान के दौरान, ये जो अपन ने बताया प्राकृतिक विधि के अंदर जो अपन ने लिया है। अब इसमें जो दूसरे जो अपन बता रहे हैं परिवार नियोजन के लिए, वो बता रहे हैं अपन अवरोधक विधि। अब ये विधियां सारी आ जाएंगी कृत्रिम रूप से। अवरोधक विधि, अवरोधक जैसे भाई अपन कह रहे हैं बैरियर मेथड, इसमें ये है, वही है कि अपन शुक्राणु अंडाणु का जो निषेचन क्रिया उसको रोक रहे हैं, लेकिन प्राकृतिक रूप से नहीं। अनेक प्रकार की विधियां अवरोधक विधियों में जो आ जाती हैं, इसमें सीधा सीधा सा शब्द आता है भाई निरोध, कंडोम जो बोला जाता है निरोध, और एक बोलते हैं भाई फेमशील्ड, जिसको अपन कह सकते हैं माता निरोध। तो ये जो कंडोम है निरोध जो बोलते हैं पुरुष के लिए जो अपन करते हैं, और एक फेमशील्ड मादा कंडोम जो बोल सकते हैं। तो ये इनके प्रयोग द्वारा भी शुक्राणु स्खलित तो हो रहे हैं, लेकिन उनको अंडाणु तक पहुंचने से रोका जा रहा है। तो इसमें मादा निरोध में योनि को कवर किया जाता है, योनि का फेमशील्ड है ये, ताकि शुक्राणु आगे बढ़ नहीं सके, गर्भाशय में नहीं जा सके, अंडवाइन तक नहीं पहुंचे। और एक पुरुष के लिए जो निरोध है, और ये एक सबसे गोपनीय तरीका भी है, जिसमें गोपनीयता भी बनी रहती है और सुरक्षित बनी रहती है। और साथ में इसका फायदा एक और है कि जो लैंगिक बाहरी रूप से अगर अपन सेक्सुअल कहीं स्थिति बनती है तो ऐसी स्थिति में अनेक बीमारियों से भी बचा जा सकता है। तो एड्स रोग के बाद में इसका काफ़ी प्रचार बढ़ा और काफ़ी इसका उपयोग बढ़ा। तो ये जो निरोध है वो क्या हो गई भी, अवरोधक विधि हो गई, जिसमें निरोध के प्रयोग द्वारा शुक्राणु को अंडाणु तक पहुंचने से रोका जाता है। इसी प्रकार से आती है रासायनिक अवरोध। रासायनिक विधि जो बोली जाती है अवरोध करने के लिए। रासायनिक विधि, इसमें देखो केमिकल यूज किए जाते हैं, और उन केमिकल में ऐसे होते हैं जो संभोग से पहले इनको केमिकल को यूज किया जाता है। वो केमिकल क्या करेंगे, स्पर्म को धीमी गति प्रदान करते हैं, ताकि वो निषेचन का जो टाइम रहता है उस ड्यूरेशन तक वहां तक पहुंच ही नहीं पाए। और यही केमिकल जो होते हैं मादा की जो गर्भाशय या योनि की आंतरिक दीवार के श्लेष्मा में परिवर्तन करते हैं, उससे वही शुक्राणु का गमन का प्रक्रम वो धीमा हो जाता है इस प्रकार से। तो इसमें जो केमिकल यूज किए जाते हैं तो वे रसायन आएंगे इसमें, जो इनको नाम दिया जाता है, देखो स्पोरसाइडल रसायन।
जो संभोग से पहले प्रयुक्त किए जाते हैं। ये शुक्राणुओं की गति का संदमन करते हैं। इस प्रकार से एक जो फेमस है भैया कॉपर्टी नाम सुनते हो, वो कौन सी विधि में आ जाता है? अंतः गर्भाशय युक्तियां, यानी गर्भाशय के अंदर प्रयुक्त विधियां जिनको आईयूडी बोला जाता है। अंतः गर्भाशय युक्तियां आईयूडी जो होती हैं। अब इसमें क्या किया जाता है कि इनको गर्भाशय में गर्भधारण रोकने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। गर्भाशय में गर्भधारण के लिए इनको अंतःक्षेपित किया जाता है या फिट किया जाता है गर्भाशय के अंदर। जैसे कॉपर टी नाम सुना हो तो कॉपर जो आयन होते हैं ना, वो शुक्राणुओं का संदमन करते हैं और लगभग 3 से 5 महीने तक ये विधि पर्याप्त रहती है। उसके बाद में वापस से उनको रिप्लेस करना होता है, तो कॉपर टी के नाम से काफी प्रचलित रहता है। और इसी प्रकार से तो ये जो मैंने बताया, तो ये कौन से हो गए भाई? गर्भाशय में गर्भधारण को रोकने के लिए इन्हें अंतःक्षेपित किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कॉपर टी और एक नाम आता है भी, ये तो बताया अपन ने केमिकल वाला, रसायन वाला आईयूडी जो बताया अपन ने कॉपर टी। तो एक इसी में जो हार्मोन का स्तर बढ़ाने के लिए हार्मोनल जो आईयूडी होती हैं, वो हार्मोनल आईयूडीज, इनमें देखो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन जो मादा के हार्मोन है ना, उनकी अल्प मात्रा का प्रयुक्त किया जाता है। उनके केमिकल जो होते हैं, स्टेरॉइड होते हैं, वो यूज किए जाते हैं। और ये इन हार्मोन की अल्प मात्रा जो है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की, वो अंडोत्सर्ग और इन क्रियाओं को प्रभावित करती है, गर्भाशय दीवार में अंतः परिवर्तन करती है। जैसे प्रोजेस्टेरोन, वो जो एस्ट्रोजन हार्मोन है, वो रज चक्र का प्रारंभ अपने जो पढ़ा, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन जो कार्य करवा रहा है, इनकी मात्रा अंक्षेपित करेंगे तो उनकी मात्रा बढ़ेगी। इन हार्मोनल की जो मात्रा है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और इस तरह से ये हार्मोनल जो होते हैं ना, वो गर्भाशय की दीवार में जो एंड्रोमेट्रियल जो भित्ति होती है, जिसमें गर्भधारण की क्रिया होती है, उसमें अंतः परिवर्तन करते हैं और गर्भधारण की क्रिया को रोकते हैं। तो ये तो क्या करते हैं भी, कॉपर आयन शुक्राणुओं का संदमन करते हैं, और इनमें है भाई अल्प मात्रा में एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन का प्रयोग। ये गर्भाशय की एंडोमेट्रियम में
गर्भधारण को रोकते हैं, गर्भधारण को रोकते हैं। इस तरह से अंतःगर्भाशय विधियां जो अपन ने बताई। अब एक जो होता है अभी जो मुख्य गर्भ निरोधक, मुख से ली जाने वाली गोलियां जो ली जाती हैं, जो वो विधि आ जाती है मुख्य गर्भ निरोधक। मुख द्वारा ली जाने वाली गर्भ निरोधक गोलियां, वो इसमें बताई जाती है। फॉर एग्जाम्पल माला डी, माला एल, ये अपन विज्ञापन वगैरह में नाम सुनते रहते हैं। एक सहेली, और ये जो प्रयोग करते हैं, जैसे इसका प्रयोग किया जाता है भी रज चक्र के 5वें से 25वें दिन तक, यानी 21 दिन तक इनको ये गोलियां ली जाती हैं, सहेली जो होती हैं पर डे। अगर किसी दिन भूल जाए तो फिर अगले दिन दो। तो ये जो इस दौरान ली जाती हैं, फिर इनको रोका जाता है अगले रज चक्र के प्रारंभ के वही 5वें दिन बाद में शुरू करते हैं इनको। इस दिन के बाद 26वें दिन से नहीं ली जाती हैं, तो अगले जो 7-8 दिन का गैप लग जाता है, उसके बाद में फिर इनको वापस से शुरू किया जाता है रज चक्र के 5वें दिन से। शुरू में ये सप्ताह में 2 लेनी होती है, बाद में सप्ताह में 1 बार, इस तरह से स्थिति इसकी आ जाती है। तो ये जो बताई मैंने मुख्य गर्भ निरोधक, एक जो अपन नाम सुनते हैं आईपिल जो नाम सुनते हैं, या 72 जो नाम आता है, क्या नाम वो सब भूल गया मैं नाम, आपातकालीन गर्भ निरोधक जो बोलते हैं। आपातकालीन गर्भ निरोधक ये लैंगिक संपर्क के बाद 24 से 72 घंटे के दौरान प्रयुक्त होती है। प्रयुक्त होती है। अगर जैसे और विधियां भूल गए या आकस्मिक ये स्थिति हुई, जैसे कई बार अपन अनचाहा वो स्थिति हो जाती है, या ये कहें कि जो कई बार जैसे रेप केस वाली ऐसी स्थितियां भी आ जाती हैं। ऐसी स्थिति में अनचाहे गर्भ को रोकने के लिए जो इमरजेंसी जो दवाइयां ली जाती हैं, तो आपातकालीन गर्भ निरोधक जो बोलते हैं, इसमें अनवांटेड आ जाता है 2 या आईपिल नाम देते हैं। ये ऐसी हैं जो आकस्मिक गर्भ निरोधक कहलाती हैं, आपातकालीन गर्भ निरोधक जो बोलते हैं। इसी प्रकार से एक आता भी जो सीधी जो विधि लेते हैं परिवार नियोजन के लिए, जो अपन बोलते हैं भाई 2 शब्द आते हैं उसमें, देखो शल्य चिकित्सा, एक तो पुरुष नसबंदी, वेसेक्टोमी, और दूसरे महिला नसबंदी, महिला नसबंदी ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी, पुरुष नसबंदी और महिला नसबंदी,
वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी। इसमें तो दोनों शुक्रवाहिनियों को चीरा लगाकर बांध देना। और इसमें से हम लिखेंगे दोनों अंडवाहिनी को चीरा लगाकर बांध देना। अब बताओ, वृषण ग्रंथि से जो शुक्राणु शुक्रवाहिनी में जाते हैं और फिर आगे जो तरल जो बनता है सारा, प्रोस्टेट तरल, शुक्राशय तरल, ये सारा मिलकर फिर बनता है सीमन। तो अगर शुक्रवाहिनी को बांध देंगे तो शुक्राणु तो आगे आ ही नहीं रहे, तो शुक्राणु का परिवहन रोकना, इससे शुक्राणु रुक जाते हैं। शुक्राणुओं का परिवहन रोकना, तो जनन क्षमता पे तो कोई प्रभाव नहीं आता, जनन क्रिया पे कोई प्रभाव नहीं आता, केवल शुक्राणु गमन नहीं कर पा रहे। और इसमें अंडाणु का परिवहन रोकना, अंडाणु का परिवहन रोकना, यानी अंडाणु जो है वो आगे गर्भाशय तक नहीं आ पा रहा निषेचन के बाद में, या अंडाणु जो वहां तक शुक्राणु, अगर भाई अंडाणु को तो वहीं रोक लिया गया, अंडवाहिनी काट दी गई, तो जो फैलोपियन ट्यूब का जो इस आरंभिक पार्ट है वो काट लिया जाता है, तो उसके एम्पुला तक अंडाणु आता ही नहीं है। तो अगर शुक्राणु आए भी गए तो एम्पुला में अंडाणु मौजूद नहीं है, तो निषेचन क्रिया नहीं होगी। इस तरह से रोका जाता है। तो ये पुरुष नसबंदी और ये महिला नसबंदी जो दोनों बताई जाती है, ये शल्य चिकित्सा उपकरण हो गए। तो परिवार नियोजन के द्वारा हम जनसंख्या को काफ़ी हद तक कंट्रोल करते हुए जो जा रहे हैं, और इसमें अभी और भी काम करने की जरूरत है। शिक्षा का प्रसार जितना ज़्यादा होगा उतना ही इसमें कंट्रोल आएगा। अब अगला जो चैप्टर है वो डिस्कस करेंगे अपन अगली क्लास में।